नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु के सामने नतमस्तक नरेंद्र मोदी। पिछले 25 दिनों से देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हैं। ऐसे में सरकार की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अब खुद किसानों को समझाने का मोर्चा संभाल लिया है। यहां आप सोच रहे होंगे कि गुरु के दरबार में पीएम मोदी ने मत्था टेका तो उसका किसान आंदोलन से क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि मतलब है और बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। बात भरोसे की है, बात विश्वास की भी है, बात अपनेपन की भी है, बात यकीन दिलाने की है उन लोगों को जो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसानों और सिख हितैषी नहीं है। पीएम मोदी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। इससे पहले पीएम की ओर से एक बुकलेट भी जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि पिछले 6 सालों में उन्होंने सिखों के हित में क्या क्या कदम उठाए हैं। साफ है, पीएम नरेंद्र मोदी हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे पंजाब हरियाणा के लोगों का दिल जीता जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुद्वारा प्रेम वैसे तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज सुबह उन्होंने जो किया उससे हर कोई हैरान है और हैरानी होनी भी चाहिए, क्योंकि एक पीएम के बिना किसी खास सुरक्षा इंतजाम के गुरुद्वारे या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थल और पब्लिक प्लेस पर पहुंचना आम बात तो नहीं हो सकती। पीएम मोदी अचानक दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो हमेशा से ही अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोदी के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ जब वो बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के गुरुद्वारे पहुंच गए, वो भी ऐसे समय में जब नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मौका था सिखों के 9वें धर्मगुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस का। सुबह सुबह ही पीएम नरेंद्र मोदी इस खास मौके को और खास बनाने के लिए बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के और बिना किसी आम यातायात को अवरोध किए दिल्ली स्थित रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंच गए। यहां पीएम मोदी ने माथा टेका और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। कैसे पीएम मोदी गले में सुरापा, कैसे पीएम मोदी माथे पर पटका पहने बेहद कम सुरक्षा के साथ गुरुद्वारे पहुंचते हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के चरणों में माथा टेका और फिर रुमाला चढ़ाया। इसके बाद गुरुद्वारे की ग्रंथी ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी गुरुद्वारे में मौजूद ग्रंथी का हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं। गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर मौजूद कुछ लोग पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, जिसे पीएम मोदी बेहद सहज अंदाज में स्वीकार करते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। पीएम मोदी अभी 1 से 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि उन्हें एक बच्चा दिखा, जिसे पीएम दुलारते हैं और फिर एक सेल्फी देने के बाद वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पीएम मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती जाती है। पीएम बेहद सहज भाव से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारे से निकलने के बाद पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, आज सुबह मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह
श्री गुरु तेग बहादुर जी के विचार और जीवन मुझे सदैव प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, गुरु साहिब की यह विशेष कृपा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर मिल रहा है। आइए इस पावन मौके को ऐतिहासिक बनाएं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। पीएम मोदी अपने तीसरे ट्वीट में कुछ और तस्वीरें शेयर करते हैं। पीएम मोदी के तीनों ट्वीट और अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इसे गुरुमुखी में लिखा गया। पीएम मोदी का अचानक गुरुद्वारे का दौरा कितना अहम है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप जान लीजिए। गुरु तेग बहादुर सिखों के 10 गुरुओं में से 9वें थे। 17वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया। वे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पिता भी थे। सिखों के गुरु के तौर पर उनका कार्यकाल 1665 से 1675 तक रहा। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे उत्तर और पूर्वी भारत का भ्रमण किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अपने अनुयायियों के विश्वास, धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसी कारण उन्हें हिंद दी चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर का जन्म पंजाब के अमृतसर में गुरु हरगोबिंद सिंह जी के घर हुआ था। बचपन में उनका नाम त्यागमल था और वो बचपन से ही धार्मिक, निर्भीक, विचारवान और दयालु स्वभाव के थे। गुरु तेग बहादुर ने सन 1675 में धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मौत की सजा इसलिए सुनाई क्योंकि इस्लाम धर्म को अपनाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद मुगल बादशाह के आदेश पर सबके सामने गुरु जी का सिर कलम कर दिया गया। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक स्थल है। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर जो गुरुद्वारा बना है उसे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। वहीं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस समय पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर डटे हैं। माना जा रहा है कि पीएम का ये दौरा सिख किसानों तक एक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार किसानों से बातचीत से पीछे नहीं हट रही और बीजेपी हमेशा सिख धर्म और किसानों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान और सरकार के बीच जारी संघर्ष में अगर किसी को सबसे ज्यादा अपनी राजनीतिक रोटियां सिकती दिख रही है तो वो है विपक्ष। बिन बुलाए मेहमान की तरह विपक्ष लगातार खुद को किसान और पंजाब का सबसे बड़ा रहनुमा बता रहा है। विपक्ष की इसी चाल पर बीजेपी की ओर से गुगली फेंककर जवाब दिया गया। मोदी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में सिखों के हित में कई सराहनीय कामों को एक बुकलेट के जरिए सबके सामने रखा, जिसमें इस बात का विस्तार से जिक्र है कि उन्होंने बीते कुछ वक्त में क्या कुछ किया। दिसंबर महीने की जानलेवा सर्दी और सड़कों पर डटे अन्नदाता, कहीं आग जलाकर सर्दी से बचने के उपाय किए गए तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सर्द हवाओं से खुद की रक्षा करते किसान। ये तस्वीरें कोई 1 या 2 दिन की नहीं हैं, बल्कि अब 1 महीना होने को है, लेकिन किसान और सरकार के बीच बात बन नहीं पाई है। ऐसे में सवाल ये कि किसानों को सरकार की बात पर भरोसा क्यों नहीं है, तो इसका जवाब पहले सरकार के मंत्री और अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी देश को दे रहे हैं। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। ये मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता।
और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। साफ है, पीएम मोदी ये मानते हैं कि किसानों को विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि किसान आंदोलन को खत्म करने को राजी नहीं। लेकिन सरकार के अपने प्रयास भी लगातार जारी है। पीएम मोदी खुद किसानों से हाथ जोड़कर यह अपील कर रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म करें और बातचीत के टेबल पर आएं। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 25 दिनों से सरकार की कई कोशिशों के बावजूद किसानों को सरकार पर भरोसा न होने की एक बड़ी वजह भ्रम को माना जा रहा है। दरअसल कुछ किसानों को ऐसा लगता है कि नए कृषि कानून के जरिए एमएसपी समेत तमाम सुविधाएं धीरे धीरे खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन इसे लेकर सरकार ने किसानों को क्लियर भरोसा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नए कृषि कानून किसान हितैषी हैं, विरोधी नहीं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब 3 दिन पहले किसानों के नाम चिट्ठी लिखी तो उसमें उन सभी मुद्दों पर किसानों को भरोसा दिलाया गया जिसे लेकर किसान अभी तक शंकाएं पाले बैठे हैं। किसानों को लगता है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही है। सरकार कहती है एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। किसानों को लगता है जमीन खतरे में है। सरकार कहती है एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के लिए हस्तांतरण का करार नहीं होगा। किसानों को डर है किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर जमीन हथिया सकते हैं। सरकार कहती है परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी। किसान सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। सरकार की सफाई है फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। किसानों को डर है कि भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार कहती है किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। किसानों को डर है किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। सरकार कहती है किसान किसी भी समय बिना किसी जुर्माने की कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। सरकार कहती है कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रखी है, कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तय है। साफ है सरकार किसानों के लिए बहुत क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार इन सभी बातों को लिखित और मौखिक तौर पर किसानों को कई बार बता चुकी है। सरकार की किसानों के साथ 5 राउंड की बातचीत के बाद छठे दौर की बातचीत जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि महीने बीतने से पहले कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब 3 दिन पहले किसानों के नाम चिट्ठी लिखी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस चिट्ठी को पढ़ने की अपील की। दरअसल इस लेटर के जरिए कृषि मंत्री ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की जिसे लेकर सरकार को ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों पर किसान क्या सोचते हैं और उस पर सरकार का क्या कहना है, इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर महीने की जानलेवा सर्दी और सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर डटे अन्नदाता की यह तस्वीर।
इन तस्वीरों को देखकर आज पूरे देश का दिल पसीज रहा है। हर कोई बस यही चाहता है कि किसी तरह किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि किसानों का ये गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा? किसान आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, जिसकी आशंका केंद्र सरकार के तमाम मंत्री पहले ही जता चुके हैं। पिछले 21 दिनों में किसान और सरकार के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार किसानों की कई मांगों को मान भी चुकी है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द कराने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि इस किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का एक बड़ा मकसद फल फूल रहा है, जिसमें बीजेपी को पंजाब और सिख विरोधी बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने उन तमाम विपक्षी पार्टियों को अपनी बुकलेट के जरिए जवाब दिया जो बीजेपी को पंजाब विरोधी बताने में जुटे थे। बुकलेट के जरिए यह बताया गया कि कैसे मोदी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में चाहे श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती का पवित्र उत्सव हो या फिर गुरु गोविंद जी की 350वीं जयंती, (1984) दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात हो या फिर श्री करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि दिखाई और सिख समुदाय के लिए काम करने का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा की दृष्टि से हो, बात सबसे पहले सिख धर्म के बेहद पवित्र स्थान करतारपुर साहिब की। 20-22 तारीख 9 नवंबर 2019। यात्राएं ये वही शुभ घड़ी थी जब पाकिस्तान से बात कर करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन किया गया। की अगुवाई करने के लिए और इसी मौके पर एसजीपीसी ने पीएम मोदी को कौमी सेवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ये वो पुरस्कार है जिसे पीएम मोदी को सिख कौम की आन बान और शान की रक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को देखते हुए दिया गया था। श्री दरबार साहिब अमृतसर के लिए FCRA पंजीकरण। दशकों से दुनिया भर के सिखों की पुरजोर मांग के बावजूद श्री दरबार साहिब अमृतसर को FCRA पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया था। इसके कारण संगत में बेहद निराशा थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस समस्या का हल तलाशते हुए सितंबर 2020 में यह घोषणा की कि अब FCRA पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। कर मुक्त लंगर सेवा। लंगर सेवा पर लग रहे GST को समाप्त किया। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भव्य तरीके से देश और दुनिया में इसे मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा का प्रचार किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पटना गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था। इस अवसर पर 350 रुपए का स्मारक सिक्का और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई। श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। देश और विदेश में अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक भव्य पैमाने पर इसे मनाया गया। ब्लैकलिस्ट से नाम हटाना। दशकों से विदेशों में रहने वाले कुछ सिखों के लिए भारत में अपने घर आने के लिए वीजा प्राप्त करना मुश्किल था। इसकी वजह यह थी कि उनके नाम ब्लैकलिस्ट या केंद्रीय प्रतिकूल सूची में थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कुछ अन्य देशों में रहने वाले सिखों के नाम शामिल किए गए थे। मोदी सरकार ने दिल को छू लेने वाला भाव प्रदर्शित करते हुए 314 नामों वाली ब्लैकलिस्ट में से 312 नामों को हटा दिया और ये सभी लोग अपने परिजनों से मिल पाए। दशक बाद इंसाफ। मोदी सरकार ने 1984 दंगे के दोषियों को दंडित किया
और पीड़ितों को मुआवजा और सहायता राशि प्रदान की। सिख विरासत पर गर्व। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब ले गए। ये न केवल दोस्ती का एक संकेत था, बल्कि इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था कि कई सिख अफगानिस्तान में रहते हैं। सरकार विदेश में कुछ पुराने गुरुद्वारे के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। जलियांवाला बाग स्मारक। मोदी सरकार इस घटना में महान बलिदान देने वालों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2019 लेकर आई, ताकि राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा सके। मुश्किल वक्त में मदद का हाथ। भले ही सिख दुनिया में कहीं भी रहते हों, लेकिन मोदी सरकार हमेशा उनके हित, सुरक्षा और रक्षा के लिए तत्पर रहती है। पाकिस्तान के सिखों के साथ समन्वय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में मौजूद सिख धर्म के पवित्र स्थानों की सुरक्षा करने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को विभिन्न तरीकों से मजबूत बनाने में विश्वास करते हैं, जिनमें उनकी रक्षा एवं सुरक्षा के लिए भारत की आवाज उठाना भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिखों के अधिकार सुनिश्चित करना, एसजीपीसी चुनाव और सुधार, सिख युवाओं को सशक्त बनाने के साथ पंजाब के विकास को रफ्तार देने को पीएम मोदी खुद मॉनिटर करते हैं। ध्यान रहे कि ये वो तमाम दावे हैं जो बीजेपी ने अपने बुकलेट के जरिए पंजाब के लोगों को बताने का प्रयास किया। बीजेपी के इस बुकलेट के वैसे तो कई मकसद है, लेकिन जो दो सबसे अहम बात वो ये कि यहाँ बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहला ये कि विपक्ष बीजेपी को लगातार सिख और पंजाब विरोधी बताने में जुटा है। उसे मोदी सरकार ने अपने इस जवाब से बता दिया कि बीजेपी ने पिछले 6 सालों में पंजाब के लिए क्या क्या कदम उठाए और विपक्ष केंद्र को कैसे बदनाम करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पंजाब को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी उस दौर में जब किसान आंदोलन चल रहा है। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।